हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के ग्रेड के अध्याय 1 पूर्णांक का हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही आप सभी प्रकार के पीडीएफ्स प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाकर आप वीडियो में यूज होने वाले सारे पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। है कि शुरुआत में एडग्रेड पुस्तक में कुछ पॉइंट्स या जो जरूरी चीजें हैं वो दी गई हैं जिन्हें आपने गणित की जो मुख्य पुस्तक है कक्षा 7वीं की उसमें भी पढ़ चुके होंगे। तो हम यहाँ पर उनका केवल एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं। तो इनका जो समूह है वह पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। इसका मतलब है कि जब आप दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका योगफल भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। इसका मतलब है कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को आप एक दूसरे से घटाते हैं तब इनका जो व्यवकलन है, जो अंतर है, वह भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। फिर तीसरा जो गुण यहाँ पर दिया गया हमें वह पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। मतलब जब आप दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ a धन b बराबर b धन a, यानी जब आप दो पूर्णांक संख्याओं को क्रम बदल कर जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल है वह कैसा होता है, बराबर। ये बराबर का चिन्ह दिखाता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। इसी प्रकार जो साहचर्य गुण है, साहचर्य गुण यह बताता है कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं के योग में तीसरी का जब योग करते हैं तो उसका उत्तर वही प्राप्त होता है जो प्रारंभ की दो पूर्णांक संख्याओं के योग में तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें मिलता है। जैसे अगला बिंदु है योज्य तत्समक। तो योज्य यानी योग करना। तो तत्समक, योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर जो योगफल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो योज्य तत्समक जो है वह होती है शून्य। शून्य को आप किसी भी संख्या में जोड़ देंगे तो उसका जो योगफल है वह पुनः वही संख्या वापस। इसी प्रकार यहाँ पर पूर्णांकों के गुणा के लिए चिन्हों के संबंध में कुछ जानकारी दी गई है। जैसे दो समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है, यानी दोनों ऋण हो या दोनों धन हो, उनका गुणा हमेशा धनात्मक होता है। वही दोनों चिन्ह जब असमान होते हैं, यानी एक धन हो एक ऋण हो या एक ऋण हो एक धन हो, तो उनका गुणनफल सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है। समान चिन्हों का गुणा धनात्मक, असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। इसी प्रकार भाग के लिए भी यही नियम है कि यदि दोनों चिन्ह एक से हैं, दोनों धन हैं या दोनों ऋण हैं, तो जब हम भाग देंगे दोनों धनात्मक संख्याओं का भाग करेंगे या दोनों ऋणात्मक संख्याओं का, तो जो उनका उत्तर आएगा, भागफल आएगा, वह भी धनात्मक होगा। किंतु जब दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हों, यानी एक संख्या धनात्मक हो दूसरी ऋणात्मक हो या एक ऋणात्मक हो दूसरी धनात्मक हो, तो उनका भागफल सदैव ऋणात्मक होगा। जैसे प्रश्न है प्रयास कीजिए, इसके अंतर्गत प्रश्न है घटाइए। तो हमें ऋण 15 में से ऋण 18 को घटाना है। तो हम जानते हैं कि ऋण और ऋण का गुणा, कोष्टक जो बीच में है कोष्टक है वह गुणा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो ऋण 15 और ऋण का गुणा धन 18। अब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, तो हमने इसे संख्या रेखा पर भी देखा है कि जब संख्याएं विपरीत चिन्ह की होती हैं तो घटती हैं। 15 ऋण का और 18 धन का है, तो 18 में से 15 गया, बचा 3। और ये 3 धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर आते हैं। 35 ऋण 20, यानी हमें 35 में से ऋण 20 को घटाना है। तो इस ऋण और इस ऋण का गुणा होगा, तो ऋण और ऋण का गुणा धन, और 35 धनात्मक लिखा ही और 20 भी धनात्मक हो गया। अब 35 और 20 दोनों धनात्मक हैं, दोनों के चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 35 और 20 55। अगला प्रश्न है ऋण 25 ऋण 13, यानी हमें ऋण 25 में से 13 को घटाना है। तो ऋण 25 और ये ऋण चिन्ह है और
13 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है कोष्टक के अंदर, मतलब ये धनात्मक है। तो ऋण और धन का गुणा ऋण। अब दोनों संख्या ऋणात्मक हो गई हैं, समान चिन्ह की हो गई हैं, तो समान चिन्ह होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगी। तो 35 और 13 हो जाएंगे 38, लेकिन दोनों संख्या ऋणात्मक है इसलिए इनका योगफल भी ऋणात्मक होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चयन करना है और उस संबंधित क्रम के गोले को जो सामने दिए गए हैं इन्हें भरना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो ऋण 1, 1, 0 और ऋण 2। तो जब हम संख्या रेखा पर आगे जाते हैं 0 से दाएं हाथ तरफ, तो जितना हम ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम 0 के बाएं हाथ तरफ संख्या रेखा पर बढ़ते हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, तो हम जितना ज़्यादा हम बाएं हाथ तरफ जाएंगे संख्याओं का मान उतना ही छोटा होता जाता है। ऋण में ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 से जो छोटी है वह ऋण 1 है और ऋण 2 है, लेकिन दोनों में सबसे छोटी जो है ऋण 2। तो सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी वह है ऋण 2, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाला जो सर्कल है हम पूरी तरह से इसको यहाँ फिल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है? तो हमने अभी अभी देखा कि योज्य तत्समक जो है वह सी, ऑप्शन नंबर सी 0 है। प्रश्न क्रमांक 3 है, ए भागित ऋण 1 का मान क्या होगा? तो हमें पता है कि हमने जब एक धनात्मक संख्या में हम एक ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो भागफल सदैव ऋणात्मक होता है, और ए में जब आप 1 से भाग देंगे तो ये पुनः ए ही हमें मिल जाएगा। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ऋण ए। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऋण 16 भागित 6 धन कोष्टक में ऋण 2। तो पहले हम कोष्टक खोल कर लेते हैं। तो 6 और यहाँ धन और ऋण का गुणा जो हो जाएगा ऋण 2, और बाहर जो चल रहा है वह ऋण 16 चल ही रहा है भागित। तो ऋण 16 और भागित, और 6 में से 2 गया तो बचा 4। अब हम ऋण 16 में 4 से भाग देंगे तो एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर सदैव ऋण में आता है। और 16 में हम जब 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 चुके 16। तो उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऋण 4। हम चौथे नंबर का सर्कल ये फिल कर देंगे। अब बाकी सर्कल को भी जिस क्रम का ऑब्जेक्टिव सही है उस क्रम के सर्कल को यहाँ फिल करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा? इन्हें पहले ऋण 3 डिग्री सेल्सियस था और ये 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया है। तो हमने देखा है कि हम ऋण में जब और आगे जाते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं, यानी कि ऋण 3 और ऋण 3 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऋण 6 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब यहाँ हमें बिना किसी विकल्प की सहायता से इनके उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो पूर्णांक युग्म यानी हमें दो ऐसी पूर्णांक संख्याएं लिखनी है, एक जोड़ा लिखना है जिनको दोनों को जोड़ने पर हमें योगफल ऋण 3 प्राप्त हो। तो जैसे हमने पहले लिखा है ऋण 5 और 2, यानी ऋण 5 और धन का 2 है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ऋण 5 और जब 2 को जोड़ा जाता है तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, 5 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है, तो विपरीत चिन्ह की वजह से घट जाते हैं। तो 5 में से 2 गया 3, और बड़ी संख्या है ऋणात्मक है इसलिए उत्तर भी ऋणात्मक। इसी प्रकार दूसरा युग्म हमने लिखा है ऋण 6 3, तो ऐसे भी हम जब जोड़ते हैं ऋण 6 को और 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं,
कि घट जाएंगी, 6 में से 3 गया तो बचा 3, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए उत्तर भी ऋणात्मक। जैसे एक युग्म हमने और लिखा है ऋण 12 और 9, इन दोनों को भी जोड़ने पर दोनों के चिन्ह विपरीत है तो घट जाएंगी, तो 12 में से 9 गया 3 और उत्तर बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो ऋण, यानी सभी स्थितियों में हमें योगफल ऋण 3 प्राप्त हो रहा है। आप और भी कई ऐसे युग्म लिख सकते हैं। केवल हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों संख्याओं में 3 का अंतर हो और बड़ी संख्या में ऋण चिन्ह लगाओ। जैसे ऋण 15 और 12 एक युग में हो गया, ऋण 18 फिर धन का 15, यानी दोनों संख्याओं में आप देख पा रहे हैं 3 का अंतर है और बड़ी संख्या ऋणात्मक है। क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक नहीं रहेगी तो योगफल हमें धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप अनंत युग्म बना सकते हैं। आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। अब हमें यहाँ पर एक स्थिति दी गई है कि एक पूर्णांक ऋणात्मक होना चाहिए और एक पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, और उनका अंतर यानी हमें घटाना है, और घटाने पर उत्तर होना चाहिए ऋण 8। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऋण 7 और 1, तो ऋण 7 और 1 को जब हम घटाते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह एक से हैं, 7 भी ऋणात्मक है और 1 भी ऋणात्मक, समान चिन्ह होने पर ये जुड़ जाएंगी, तो 7 और 1 8। लेकिन धनात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण 7 और ऋण 1 जोड़कर ऋण 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार ऋण 6 धन 2, तो ऋण 6 में से हम जब 2 को घटाते हैं तो ये पुनः जोड़कर ऋण 8 हो जाती हैं। इसी प्रकार तीसरा युग्म हमने लिखा है ऋण 5 3, तो ऋण 5 में से जब हम 3 को घटाते हैं तो पुनः ये जोड़कर ऋण 8 हो जाती हैं। आप इसी प्रकार और भी कई युग्म ऐसे लिख सकते हैं जिनका योगफल हमें ऋण 8 प्राप्त होगा। जैसे एक युग्म हम लिख सकते हैं और ऋण 4 और 4, दोनों को जब आप घटाएंगे तो ऋण 8 प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 8 यहां पर आप देख पा रहे हैं, पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। यानी हमें दो ऐसी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा लिखना है जिनको जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त हो और जिन्हें घटाने पर हमें 10 प्राप्त हो। तो ऐसा जोड़ा लिखा है हमने 5 ऋण 5। देखते हैं कैसे ये संभव है। तो आइए देखते हैं, जैसे पूर्णांकों का जब हम योग करते हैं तो पूर्णांकों का योग बराबर 5 और ऋण 5, इन दोनों का हम योग कर रहे हैं, तो दोनों चिन्ह सेपरेट करने के लिए हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे तो 5 और इस वाले धन का जब गुणा अंदर वाले ऋण से होगा तो धन और ऋण का गुणा ऋण 5, तो 5 एक 5 धनात्मक है और एक 5 ऋणात्मक, 5 में से 5 गया 0, ये इनका योगफल हो गया 0। अब हम निकालते हैं अंतर, तो पूर्णांकों का अंतर बराबर 5 में से हमें ऋण 5 को क्या करना है, घटाना है, इसलिए बीच में घटाने का चिन्ह लगाएंगे और दोनों चिन्हों को सेपरेट कर लेंगे। अब 5 बाहर वाले इस ऋण चिन्ह का गुणा अंदर वाले ऋण चिन्ह से होगा तो ऋण और ऋण का गुणा धन 5। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 और 5 10, इस प्रकार इनका योगफल 0 और अंतर 10 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, मान याद कीजिए ऋण 42 गुणित 12। तो हम जैसे सामान्य तौर पर गुणा करते हैं हमें वैसे ही गुणा करना है, लेकिन हमें यहाँ पर साथ में चिन्हों का भी गुणा करना है। तो 42 ऋणात्मक है और 12 धनात्मक, 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, केवल गुणा का चिन्ह लगा है, तो धनात्मक संख्या है। तो जब हम एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि असमान चिन्हों की संख्या को गुणा करते हैं, तो गुणनफल सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो ऋण और धन का गुणा ऋण, और 42 में जब 12 का आप गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 504। 12 दूनी 24 की 4 हासिल का 2, 12 चौके 48 और 2 50।
प्रश्न क्रमांक 10, किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 गुणित x किसके समान है? तो यहाँ पर आप पुनः देख पा रहे हैं, एक ऋणात्मक है और x धनात्मक है। जब हम एक ऋणात्मक संख्या का धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, यानी कि ऋण और धन का गुणा ऋण और x एकम x, तो उत्तर आएगा ऋण x। प्रश्न क्रमांक 11 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? और इसमें एक और प्रश्न जोड़ा गया है, आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात यानी रात को 12 बजे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमें दिया गया है कि तापमान हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी अभी ये धनात्मक 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 से ये 1 घंटे बाद 8 हो जाएगा, दूसरे घंटे में 6 हो जाएगा, तीसरे घंटे में 4, चौथे घंटे में 2, पांचवें घंटे में 0, छठवें घंटे में ऋण 2, सातवें घंटे में ऋण 4, आठवें घंटे में ऋण 6 और 9वें घंटे में ऋण 8। तो हमसे पूछा गया है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी कि ऋण में 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? तो ये 9 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे दोपहर में ये 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो 9 घंटे बाद यानी कि रात के 9 बजे ये 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। और इनने पूछा है रात के आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात यानी रात को 12 बजे, तो 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो 3 घंटे बाद यानी कि 10, 11, 12, 9 बजे था ऋण 8, 10 बजे हो जाएगा ये ऋण 10, 11 बजे हो जाएगा ऋण 12 और रात के 12 बजे पहुंच जाएगा ये ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया सीधा तरीका। अब इसे गणित के तरीके से जो सामान्य तरीका है उसे करने के लिए हम देखते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय जो है 1 घंटे है, तो इसका आधा तापमान यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में इसको आधे घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के तापमान में कुल गिरावट आ रही है कि 10 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जा रहा है सीधा ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इनका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और ऋण 8 का अंतर, यानी ये हो जाएगा 10 और 8, 18 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आ रही है। तो आधे घंटे में ये 1 डिग्री कम होता है, तो 18 डिग्री को कम होने में लगेंगे कुल 9 घंटे, यानी रात के 9 बजे, और 12 बजे ये पहुंच जाएगा ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो ऐसे कई पूर्णांक युग्म लिखे जा सकते हैं, जैसे पहला युग्म है ऋण 4 ऋण 5। मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा पर हम जितना बाएं हाथ तरफ आगे बढ़ते जाते हैं संख्याओं के मान उतने छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पर 0 से छोटा है ऋण 1, ऋण 1 से छोटा है ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 3 से छोटा है ऋण 4, यानी ये ऋण 4 और ऋण 5 जो है दोनों ऋण 3 से छोटे हैं। और दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे, ऋण 4 और ऋण 5 का अंतर निकालना है, तो ऋण 4 और ऋण का ये दोनों ऋण का गुणा होगा तो हो जाएगा धन 5। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, 4 ऋणात्मक है 5 धनात्मक है, तो घट जाएंगे। तो 5 में से 4 गया 1, लेकिन बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए उत्तर भी धनात्मक। और जो अंतर आया वह ऋण 3 से अधिक आया, क्योंकि सारी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। इसी प्रकार आप जब अन्य युग्मों का भी अंतर निकालेंगे तो यह धनात्मक 1 प्राप्त होगा, जो कि ऋण 3 से बड़ा है। प्रश्न क्रमांक 13 है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं, मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। हमें इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गुरमीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं,
उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। यानी गुरमीत ने 15 में से 9 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो हमें पता है कि सही उत्तर के लिए हमें 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाएंगे। तो 9 सही उत्तर दिए हैं, तो सही उत्तरों में तो गुरमीत के प्राप्तांक जो हो जाएंगे 9 चुके 36 अंक। लेकिन उसने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया था और उसमें से 9 सही निकले हैं, मतलब 15 में से 9 सही निकले हैं, तो 6 गलत होंगे। तो गलत पे उसके 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो गलत उत्तरों हेतु जो गुरमीत के प्राप्तांक हैं वह 6 गुणित ऋण 2, क्योंकि गलत उत्तर पर ऋण 2 अंक मिलते हैं। तो 6 और ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 12, यानी ये 12 अंक काट लिए गए हैं। तो जो गुरमीत के अंतिम वास्तविक प्राप्तांक होंगे वे होंगे 36, और ऋण 12 को जब हम जोड़ेंगे तो ये धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, यानी 36 में से 12 घट जाएगा, तो जो होगा 24 अंक। यानी अंततः गुरमीत को 24 अंक मिले। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं। यानी गुरमीत का जो मित्र है उसने भी सभी प्रश्न हल किए हैं लेकिन केवल 5 उत्तर सही निकले। तो सही जो उत्तर निकले केवल 5 हैं, तो 5 सही उत्तरों के प्राप्तांक हो जाएंगे 5 चुके 20 अंक, और 5 उत्तर सही है, मतलब 15 में से 5 सही है तो 10 गलत हैं। तो गलत उत्तर हेतु प्राप्तांक हो जाएंगे 10 गुणित ऋण 2, यानी कि ऋण 20 अंक। तो गुरमीत के जो वास्तविक प्राप्तांक होंगे, सही उत्तरों के भी 20 अंक हैं और गलत उत्तरों के भी 20 हैं, लेकिन वे ऋणात्मक हैं, यानी 20 अंक काट लिए गए हैं। तो 20 में से 20 जाएगा तो बचेगा 0, यानी अंत में गुरमीत को 0 अंक प्राप्त हुए। एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। जमीन के नीचे भी 3 तल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न को आप चित्र की सहायता से पहले समझें तो ये आसानी समझ में आएगा आपको। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें जमीन से ऊपर 25 तल हैं। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है जी, इसके ऊपर ये 25 तल हैं और जमीन से नीचे 3 तल हैं, और सभी तलों किन्हीं 2 तलों के बीच की जो दूरी है वह 5 मीटर है, चाहे वह जमीन के ऊपर हो या नीचे। और जो लिफ्ट है वह 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी 1 सेकंड में केवल 1 मीटर की दूरी तय करती है, और व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर आना है। यानी 50 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 50 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी एक जो 2 मालों के बीच की दूरी है वो 5 मीटर है, यानी 5 धम 50, यानी वो 10वें फ्लोर पर है, 10वें फ्लोर पर इस समय है, और उनको 10वें फ्लोर से यानी 50 मीटर की दूरी से निचले स्तर के दूसरे तल पर आना है, यानी जमीन से नीचे आना है। तो हमें बताना है कि उन्हें कितना समय लगेगा। तो हमें कुल पहले दूरी तय करनी होगी। तो 50 मीटर तो ये जमीन के ऊपर की दूरी हो गई, यानी 50 मीटर जब वो नीचे आएंगे तो जमीन पर आ जाएंगे, और 2 फ्लोर उन्हें और नीचे जाना है, और हर 2 फ्लोर के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो एक ये दूरी 5 मीटर और दूसरे फ्लोर के लिए 5 मीटर और, यानी 50 और 2 फ्लोर के लिए 10 मीटर, कुल मिलाकर 60 मीटर की दूरी उन्हें तय करनी है। तो यहां पर हमने लिखा भी है, लिफ्ट द्वारा व्यक्ति की तय की गई दूरी 50 मीटर धन 10 मीटर बराबर 60 मीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो 50 मीटर की दूरी तय करेंगे नीचे के लिए तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे, और यहाँ उन्हें दूसरे फ्लोर पर आना है, पहले और दूसरे। तो 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, कुल 10 मीटर की दूरी उन्होंने नीचे की तरफ तय की है। तो कुल दूरी हो गई 60 मीटर, और जो लिफ्ट की गति है वह 1 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें पता है इस चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमें यहाँ पर समय निकालना है, तो समय को हम यहाँ पहुँचा देंगे
और चाल को नीचे रख देंगे तो समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूसरी मंजिल पर पहुंचने में लगा समय, दूरी है 60 मीटर और चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा। और 60 में जब हम 1 से भाग देंगे, ये 60 में 1 से, तो पुनः 60 सेकंड आ जाएगा। यहाँ सेकंड क्योंकि ऊपर पहुंच गया है और 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। यानी वह 10वें माले या 50 मीटर की ऊंचाई से भूतल के नीचे दूसरे मंजिल पर पहुंचने में उन्हें 1 मिनट का समय लगेगा। आते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, पैटर्न को देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। तो हमें एक पैटर्न को यहाँ पर पकड़ना है और उसके अनुसार आगे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। तो जैसे यहाँ ऋण 5 गुणित धन 5, तो ऋणात्मक 5 और धनात्मक 5 का गुणनफल ऋणात्मक 25। फिर ऋण 5 गुणित 4, तो पुनः 5 और 4 का गुणा 20 और धन और ऋण का गुणा ऋण होगा। अब इन्होंने इसे 20 को तोड़ा है तो 20 को हम लिखेंगे ऋण 25 धन 5, क्योंकि जो 20 है वह ऋण का है, इसलिए हम ऋण 25 में जब 5 को जोड़ेंगे तो वो घटकर ऋण 20 हो जाएगा। इसी प्रकार ऋण 5 गुणित 3 ऋण 15, तो यहाँ 5 कम कर देंगे हम तो ये ऋण 20 हो जाएगा। ऋण 20 धन 5 जो कि होगा ऋण 15। फिर यहाँ पर एक कम कर दिया, ऋण 5 गुणित 2, तो ऋण 5 गुणित 2 ऋण 10, तो पुनः यहाँ 5 कम कर देंगे हम, ऋण 15 धन 5। इसी प्रकार ऋण 5 गुणित 1, तो ऋण 5 एकम ऋण 5, और यहाँ पुनः हम 5 कम कर देंगे, ऋण 10 धन 5, क्योंकि ऋण का 10 और धन का 5 जोड़कर हो जाएगा ऋण 5। फिर ऋण 5 गुणित 0, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर हम पुनः 5 कम कर देंगे तो ऋण 5 और धन का 5 ये सब में समान रूप से चल ही रहा है आखिर तक। इस प्रकार हम यहाँ 5 5 बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ ऋण 5 गुणित ऋण 1, अब दोनों संख्या ऋणात्मक हो गई तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा, 5 को 5। अब यहाँ पुनः हमें 5 बढ़ाना है तो यहाँ 5 बढ़ने पर 0 आ जाएगा और यहाँ बाजू का 5 चलेगा ही। फिर ऋण 5 गुणित ऋण 2, तो ऋण 5 और ऋण 2 का गुणा धन का 10। अब यहाँ पुनः यहाँ का 5 तो ये साइड में चल ही रहा है, यहाँ पर हमें 5 बढ़ाते जाना है, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर। तो इस प्रकार ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय के हल के साथ अगली वीडियो में।